हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स के बारे में, हीमोस्टैसिस का पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि फैक्टर 10 जो होता है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में जब कन्वर्ट होता है तो फैक्टर 2 को फैक्टर 2A में एक्टिवेट कर देता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स किस में काम आएगी? डीप वेन थ्रोम्बोसिस में और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, अभी 2 टाइप्स की होती है, ओरल एंड पारेंट्रल। ठीक है, ओरल में होती है विटामिन के को जो इनहिबिट कर दे, दूसरी जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर दे, मतलब फैक्टर 2 को इनहिबिट कर दे, और तीसरी जो फैक्टर 10A को इनहिबिट कर दे। और पारेंट्रल में जो थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगी वो 2 टाइप की है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। अब जो विटामिन के को इनहिबिट करती है वो कौन सी होती है? वारफरिन। वारफरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, हमें पढ़ना है इसको डिटेल में। वारफरिन क्या करती है? जो लीवर सिंथेसाइज करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7 और 9, 10, वो एक्टिवेट होते हैं विटामिन के थ्रू। अब वारफरिन क्या करती है? विटामिन के को इनहिबिट कर देगी, तो ये फैक्टर्स क्या होगा? एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। अब वारफरिन का जो एक्शन है वो क्या होता है? स्लो होता है, इसको 4 से 5 दिन लग जाते हैं काम करने में। अब हमारी बॉडी में एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, जो कि विटामिन के से ही एक्टिवेटेड होते हैं। अब वारफरिन इनको इनहिबिट कर देगा विटामिन के को, तो ये भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे बॉडी में, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी। अब एक चीज़ होती है कि जिन पर्सनस में ये जो प्रोटीन सी और ये जो प्रोटीन एस है, अगर इनका लेवल कम है तो वारफरिन क्या कर देगा? हाइपर कोएगुलेशन। क्यों? क्योंकि ये जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इनका एक्टिवेशन नहीं होगा, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनका काउंट ज़्यादा हो जाएगा 2, 7, 9, 10 का, तो वो कोएगुलेशन कर देंगे, तो ये क्या कर देगा? हाइपर कोएगुलेशन। तो इससे क्या होगा? जो हमारे डर्मल्स में वेसल्स हैं उनका क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस, डर्मल वैस्कुलर नेक्रोसिस, जिसको क्या बोलते हैं हम? पर्पल टो सिंड्रोम्स। क्योंकि वारफरिन क्या होता है, जो वारफरिन है ना वो जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनको इफेक्ट नहीं करता, जो नए क्लॉटिंग फैक्टर्स बन रहे हैं ना उनको एक्टिवेट नहीं होने देता। तो बॉडी में जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका काउंट बढ़ जाएगा और हाइपर कोएगुलेशन हो जाएगा जिन पर्सन्स में प्रोटीन सी की लेवल कम है। ठीक है, तो उनको हो जाएगा पर्पल टो सिंड्रोम। अब इसकी फार्मेकोलॉजी देखते हैं हम। अब मैंने बताया था ओरल है, ये ओरल देते हैं हम इसको। दूसरा विटामिन के को इनहिबिट करता है वारफरिन, इसको हम इन विवो दे सकते हैं बॉडी के अंदर, और इन विट्रो हम इसको नहीं दे सकते क्योंकि जो वारफरिन है वो जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनको इफेक्ट नहीं करता, तो हम इसको इन विट्रो यूज़ नहीं कर सकते। वारफरिन को हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं क्योंकि ये टेरेटोजेनिक होती है, और वारफरिन एम्ब्रियोपैथी कर देती है, तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब एक क्वेश्चन आया था इसी साल 23 में कि वारफरिन में ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्यों होती है? क्योंकि वारफरिन को हम देते हैं तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होती है, मोस्ट प्रोबेबली जब स्टार्टिंग पीरियड में देते हैं, तो इसमें हमें INR मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। INR मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो वारफरिन है ये प्रोन है ड्रग इंट्रैक्शन के, तो जो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं वो क्या करेगी? वारफरिन का मेटाबॉलिज्म कर देगी, और जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो वारफरिन की टॉक्सिसिटी कर देगी, तो ये वारफरिन का साइड इफ़ेक्ट है। तो ये तो हो गई ओरल में विटामिन के को जो इट करेगी। दूसरी है न्यू ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स जिनमें हमें INR मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये मैंने 2 बताए थे, एक तो जो फैक्टर 2A को इनहिबिट कर दे, दूसरा फैक्टर 10A को सिंथेसिस को ब्लॉक कर दे। तो फैक्टर 2A को इनहिबिट कर दे मतलब थ्रोम्बिन को, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, वो कौन सी ड्रग्स है? डेगिबैट्रन। और 10A को इनहिबिट कर दे रिवारोक्साबेन। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो 10A और 2A में कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो O से ओरल, इसमें X से आ रहा है, मतलब 10A को B से ब्लॉक कर देगी, और R से रिवर्सिबल होती है ये। ठीक है, ये तो ड्रग्स इतना याद करना है इसमें। फिर उसके बाद थी पारेंड्रल, जिनको हमें इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ता है। वो क्या करेगी? थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर देती है। अब 2 टाइप की थी, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हिपेरिन, हिपेरिन क्या करती है? एक्टिवेट करती है एंटी थ्रोम्बिन को। अब एंटी थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा डायरेक्टली, मतलब फैक्टर 2A और 10A दोनों को इनहिबिट कर देता है।
और डायरेक्ट में ड्रग्स आती है हेरोडिन, लेपेरोडिन, अर्गाट्रोपेन, ठीक है। उसके बाद हेपेरिन को अपन को पारेंटल लेना है तो सबक्यूटेनियसली या फिर आईवी देते हैं। अब जैसे कि जो पहले ड्रग्स थी एंट्रल जिनको ओरल दे रहे थे, वो क्या करती है, टाइम लग रहा था वारफरिन को काम करने में, लेकिन इसका एक्शन क्या होता है, इमीडिएट होता है, तो हम इसको एक्यूट केसेस में दे सकते हैं। अब इसको हम इन विवो तो देते ही हैं, इन विट्रो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका इमीडिएट एक्शन है, और प्रेगनेंसी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि, और ये एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में, हेपेरिन। अब इसमें एपीटीटी मॉनिटरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन में, ठीक है। अब अगर ओवरडोज होगी हेपेरिन की तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग, तो इसके लिए एक एंटीडोट होता है, वो क्या होता है, प्रोटामिन, ठीक है। अब हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक हिट सिंड्रोम होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि हेपेरिन एक्ट करने लग जाता है एज ए हैप्टेन। हेपेरिन प्लेटलेट के फैक्टर 4 से बाइंड होके एंटीजन की तरह एक्ट करेगा और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, फिर ये एंटीबॉडी को कवर कर लेगा फाइब्रिन, और फाइब्रिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बस में। तो इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर कौन से थे, हेरोडिन, लेपेरोडिन, तो वो यूज़ करते हैं हम इसमें हेट सिंड्रोम में, ठीक है। अब अगर बॉडी में कंप्लीट थ्रोम्बस बना हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें देनी पड़ेगी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स या फिर फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। तो थ्रोम्बस को ब्रेक कौन करता है, प्लाज्मिन। प्लाज्मिन को एक्टिवेट होने के लिए हमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स की ज़रूरत होती है, तो प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मिन में। अब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को कौन एक्टिवेट करता है, इसको हम याद करेंगे सूरत से, ठीक है। एस से स्ट्रेप्टोकाइनेज, यू से यूरोकाइनेज, आर से रेटिप्लेज, ए से एल्टीप्लेज, टी से टेनेक्टिप्लेज, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है उसका साइड इफेक्ट है कि ये एलर्जी कर देता है, तो हम इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। गाइज ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इतना सफिशिएंट है, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब।